यस, ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 1 को फिनिश करने के बाद अब जरा न्यूमेरिकल नंबर 2 को पढ़िए। Two capacitors A and B of capacitances 1 microfarad and 2 microfarad respectively are charged initially, connecting them in turn to a 12-volt battery. इतना जो पढ़ा मैंने उसका क्या मीनिंग हुआ? दो कैपेसिटर्स A और B को एक 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया चार्ज करने के लिए, सेपरेटली, अलग अलग, ठीक है। दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंसेस दिया हुआ है, एक का है 1 माइक्रोफैराड और दूसरे का है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये भी समझ गए। अब क्या पूछता है हमसे, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है across the combination if the two capacitors later connected in parallel। अब दोनों चार्ज कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बना, उस कॉम्बिनेशन के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। आगे कनेक्टेड इन पैरेलल सच दैट, कनेक्शन किया गया है कुछ अलग अलग तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ए और बी पार्ट देख रहे हैं, दो पार्ट में तो दो तरह का कनेक्शन किया गया है। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द अदर। एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ और एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, यही माने हुआ इसका कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो उस केस में कॉम्बिनेशन का अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन था, किस तरह से कनेक्शन किया गया है इसमें, दूसरे ऑप्शन में द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द अदर। एक के पॉजिटिव प्लेट को दूसरे के नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्शन किया गया है और इस तरह से कनेक्शन करने के बाद जो कॉम्बिनेशन बना उसमें हमें कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन समझ लिया। अब इसमें करना क्या है, हम इसे करें, इससे पहले थोड़ा मैं बता दूं, दोनों ही कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो दो केसेस दिए गए हैं, ए के लिए और बी के लिए। केस ए में चलें या केस बी में, एक बात याद है, केस ए में चलें या केस बी में, लेकिन हमें ये पहले पता कर लेना चाहिए कि जो चार्ज किया गया है बैटरी 12 वोल्ट यूज करके, उससे कितना चार्ज हुआ पहले कैपेसिटर पर और कितना चार्ज आया दूसरे कैपेसिटर पर। हमें अमाउंट ऑफ चार्ज को कैलकुलेट कर लेना है। यस, कितना चार्ज आएगा इसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, चार्ज करने के दौरान जितना कैपेसिटेंस कैपेसिटर का है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस सोर्स से हम चार्ज कर रहे हैं उसके वोल्ट को, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 12 वोल्ट था, ठीक है। तो C1 हमने पहले कैपेसिटर के लिए माना, तो कैपेसिटर 1 के लिए हमने कैपेसिटर 1 के लिए जो माना वो Q1। तो कैसे निकालेंगे इसका, तो कैपेसिटर 1 पर जो चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, कैपेसिटर 1 जो अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर 1 पर होगा उसके लिए हम निकाल सकते हैं C1 into V करके। C1 का वैल्यू यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड है और V तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो 12 वोल्ट दिया हुआ है वही रखेंगे। बहरहाल जो आएगा इसका वैल्यू मान लेंगे Q1 है, ठीक है। तो उसी तरह से कैपेसिटर 2 पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो हम निकाल लेंगे C2V से। ये कैपेसिटर 2 के लिए है, C2V से मान लीजिए वो चार्ज भी Q2 होता है, ठीक है। तो अब हम Q1 और Q2 का वैल्यू निकालने के लिए C1V यानी कि 1 into 10⁻⁻6 1 माइक्रोफैराड है ना, इसलिए और 12 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आया 12 into 10⁻⁻6 कूलम। और ये इसी तरह से Q2 है, Q2 के लिए हम लिखेंगे C2V। तो Q2 का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड वहां दिया हुआ है, तो वो 2 into 10⁻⁻6 into 12 लिखेंगे 24 into 10⁻⁻6 कूलम। ये इतने चार्जेस हो गए। जब इतने चार्जेस आ गए हमारे पास तो अब हम इसे आगे प्रोसीड करें, इसे आप केस वाइज अपील करें जहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशन तैयार करना था और कॉम्बिनेशन का अक्रॉस में
पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करके हमें बताना था। तो इसके लिए अभी करें इसे, ठीक। यस, ये हो गया केस 1 और केस 2 के जैसा हमने डायग्राम बना लिया है ना। इफ पार्ट ए के लिए हमने केस 1 लिया, पार्ट बी के लिए हमने केस 2 लिया। पार्ट ए में जो हमसे कॉम्बिनेशन तैयार करने को कहा जा रहा था, उसमें दोनों कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट करना था और निगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट करना था। तो देख लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पर Q1 प्लस चार्ज यहाँ है और Q2 प्लस चार्ज यहाँ है, तो ये दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, P पॉइंट यहाँ है, दोनों का जंक्शन। और नेगेटिव टर्मिनल ये और ये दोनों का हुआ, दोनों को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया, पॉइंट Q मान लिया उसको जंक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल जो हुआ Q के लिए हुआ और पॉजिटिव टर्मिनल P के लिए हुआ। अब इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, दोनों पॉजिटिव एक साथ, दोनों से नेगेटिव एक साथ। तो नेगेटिव जितना चार्ज इधर पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव इधर होगा, उसके लिए भी और इसके लिए भी। और इसमें वैसा नहीं किया गया। केस 2 जो पार्ट बी का डायग्राम है, इसमें ऐसा नहीं किया गया। इसमें इस कैपेसिटर पर जो पहला कैपेसिटर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखा और नेगेटिव टर्मिनल इधर रखा। तो इसका नेगेटिव टर्मिनल अब इस दूसरे कैपेसिटर के साथ जो ज्वाइन हुआ है, तो वो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले प्लेट से ज्वाइन हुआ है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन दोनों का जंक्शन पॉइंट Q हो गया, ठीक है। और Q हो गया और अब उसके बाद अब इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर चार्ज रखने वाला आया है, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल वाले प्लेट से कनेक्ट हो गया P पर पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही केस में P और Q के बीच में ही निकालना है, ठीक है। इतनी बात याद रख लीजिए। तो अब हम चलते हैं सोल्व करने के लिए, ठीक जी। तो अब हमने चार्ज निकाल लिया। फिगर जो ए में केस ए के लिए जी, जो कॉम्बिनेशन का ए पार्ट था उसके लिए केस 1 और कॉम्बिनेशन का बी पार्ट था उसके लिए केस 2। तो केस ए में दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट किया गया और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट किया गया, है ना। इसमें हमें दोनों जो टर्मिनल पॉइंट्स बनते हैं, जंक्शन पॉइंट बनते हैं कैपेसिटर्स के P और Q, इसके अक्रॉस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम नहीं है, ठीक है। अब इसलिए हमें चार्ज का हेल्प लेना पड़ेगा। टोटल चार्ज के लिए हमें Q1 और Q2 दोनों को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट है, तो टोटल चार्ज यहाँ पर वही रहेगा जो Q1 और Q2 का एडिशन होगा। इसलिए हमने Q1 प्लस Q2 यहाँ पर ऐड किया, Q1 प्लस Q2, और इसे सॉल्व किया 36 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और यहाँ टोटल चार्ज कितना होगा, जो कॉम्बिनेशन बी तैयार कर रहा था, केस 2 में हमने दिया है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वैसे केस में ये नेगेटिव चार्ज लाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज लाएगा, है ना। यहाँ भी वही बात है, यहाँ पर एक का पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक का नेगेटिव चार्ज रहेगा, तब इफेक्टिव चार्ज कितना होगा। तो इस केस में तो हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो इसलिए नेट चार्ज यहाँ पर जो रहेगा वो निकालने के लिए हम Q2 में Q1 माइनस करेंगे, Q2 ग्रेटर चार्ज है इसीलिए। तो Q2 में Q1 माइनस करेंगे, तो 24 × 10⁻⁶, अब ये 12 × 10⁻⁶ करने के बाद हमारे पास 12 × 10⁻�6 आ रहा है। इट्स ओके, ठीक है। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम यहाँ भी नहीं है, ठीक ना, वही तो निकालना है। अब हमने दोनों केस में टोटल चार्ज, नेट चार्ज P और Q पर, है ना, कितने हो सकते हैं हमने निकाल लिया। अब निकालना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए चार्ज तो हमें मालूम है, कैपेसिटेंस भी तो मालूम होना चाहिए। तो इसमें अगर हम आते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इस कॉम्बिनेशन में आप तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, नहीं C1 + C2 कितना हो जाएगा 1 + 2 माइक्रोफैराड को यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अब कितना होगा C = 3 माइक्रोफैराड, ये होगा। वहां कितना होगा 3 माइक्रोफैराड,
ठीक है, चलिए तो अब आपने दोनों स्पेस में, दोनों पार्ट में, ए में और बी में, दोनों में कैपेसिटेंस आपने निकाल लिया है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकलना आसान हो गया, ठीक है। चलिए देयरफॉर इस फिगर में हम आ रहे हैं तो इसमें v क्या निकलेंगे, देयरफॉर v इक्वल टू q बाई सी होना चाहिए, यस q बाई सी होना चाहिए। q कितना है 36, c कितना है 3 माइक्रोफैराड, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स में, तो 12 वोल्ट ये आया आपका। अब इस केस में आइए, Q कितना है इस केस में 12 है ना ये, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 कीजिए, और C कितना है 3 है, 3 इंटू 10⁻⁻6 कीजिए, यस 4 वोल्ट। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 4 वोल्ट आया। कैसे, Q का वैल्यू यहां से लिया आपने, Q ये है 12 इंटू 10⁻⁻6 और C का वैल्यू आपने यहां से लिया 3 इंटू 10⁻⁻6 है ना, माइक्रोफैराड है ना, इसके लिए उस कन्वर्ट कीजिएगा फैराड में तो 10⁻⁻6 लाइएगा ही, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो 4 वोल्ट हो गया। इस तरह से दोनों ही कॉम्बिनेशन में आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया आपने ये भी सीख लिया, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 का काम पूरा। यस, ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 3। इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर से पहले की तरह और समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है और क्या हमसे डिमांड कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है और क्या डिमांड है, इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। हाउ डू द चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर change when the separation between the plates is increased with the battery disconnected and connected. Yes, अब ये पढ़ने के बाद समझ में आया क्या दिया है इंफॉर्मेशन और क्या डिमांड कर रहा है। क्या कह रहा है, ये किसी चार्ज्ड कैपेसिटर को जो ऑलरेडी पहले से चार्ज है उसको क्या करते हैं, जो चार्ज हो गया है उस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। पहला केस क्या है, डिस्कनेक्शन का केस है। अब उसके बाद पूछता है कि अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए बैटरी से तो फिर इन क्वांटिटीज पर जिसमें चार्ज का नाम है, कैपेसिटेंस का नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का नाम है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कैसे वैरी करेंगे जी, वैरी करेंगे भी कि नहीं करेंगे। कब, जब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज किया जाए तब, है ना जी, जब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए तब वो कैसे वैरी करेंगे। और दूसरी बात, फिर जब कनेक्ट कर देंगे अगर बैटरी से तब उस वक्त फिर दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तब वो कैसे वैरी करेंगे भी कि नहीं करेंगे। मैंने हमसे यह जवाब चाह रहा है, तो कैसे इसका आंसर करेंगे, लेट्स सी। इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी है, तो पार्ट ए के लिए पहले चलते हैं। यस, अब ये इधर शिफ्ट कर दिया गया और ये इधर शिफ्ट कर दिया गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, है ना, ठीक। तो अब ये डिस्टेंस ये हो गया, पहले डिस्टेंस था ये, नेचुरली आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि इससे ये ज्यादा है, ठीक है, इंक्रीज कर गया। अब क्या इफेक्ट पड़ा हमें ये बताना है।
तो पहले वो क्वांटिटीज लिख लें जिसके इफेक्ट पर हमें डिस्कस करना है। यही 5 क्वांटिटी है ना जिन पर हमें डिस्कस करना है। चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस तरह के सेटलमेंट का, है ना, जब डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच इंक्रीज कर दिया गया हो। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद जब तक आप बैटरी से चार्ज कर रहे थे तो जो चार्ज अपीयर होना था इस प्लेट पर हो चुका। अब बैटरी अगर डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा तो ये चार्ज इसी पर रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। और चाहे इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस आप यही रखे रहिए वहीं पर, या फिर उसको इंक्रीज कर दीजिए या डिक्रीज कर दीजिए, जो चार्ज इस पर आ जाएगा, है ना, वो चार्ज रहेगा ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नो चेंज, इधर इफेक्ट लिख लीजिएगा। नो चेंज। अब कैपेसिटेंस पर आइए। कैपेसिटेंस को क्या होता है? कैपेसिटेंस दोनों प्लेट के बीच का है ना। तो अब इस पर जो चार्ज है Q और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो x वैरी कर रहा है। तो कैपेसिटेंस को आप क्या लिखेंगे? C के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए बाई B, है ना। Q तो है आपके पास, है ना, लेकिन यहां पर आपने चेंज कर दिया है, डिस्टेंस को चेंज कर दिया है, तो अब V नहीं रहा आपके पास, वो जो था वहां पर अब V नहीं है यहां पर, इसलिए आप कैपेसिटेंस को नहीं निकाल सकते हैं C = Q/V को यूज करके। V तो आपने हटा दिया इसीलिए। तो अब इस फॉर्मूले को ही आप यूज करेंगे ε0A/D से, जिसमें आपका ये D वैरी कर रहा है और A आपका कांस्टेंट है। A क्या है? प्लेट का एरिया, ठीक है। तो एरिया तो चेंज नहीं कर रहा है, तो अब ओनली D चेंज कर रहा है। ये जो डिस्टेंस D था, ये D अब यहां पर चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही D इंक्रीज करेगा जी, अब इसका होल वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जो डिक्रीज करेगा तो C क्या होगा? कंसीक्वेंटली भी डिक्रीज करेगा। तो C का इफेक्ट ये होगा कि डिक्रीजिंग, यानी डिक्रीजेस। अब आई कैपेसिटेंस डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने हटा दिया, है ना। तो अब कैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस पर डिस्कस करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पर डिस्कस करने के लिए आपके पास अब क्या है? अब आपके पास ये कैपेसिटेंस C है और ये चार्ज Q है, जो अभी भी चार्ज यहां पर है, जो यहां पर था। तो चार्ज वही है, कैपेसिटेंस आपका वेरी कर दिया अभी, है ना। तो अब कैपेसिटेंस वेरी कर गया, तो कैपेसिटेंस के साथ V को निकालने का Q/C करके निकाल सकते हैं। C यहां डिक्रीज कर रहा है, C जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो C के डिक्रीज करने से, जहां लिखा है डिक्रीज कर रहा है, C के डिक्रीज करने से आप अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे V = Q/C फॉर्मूले का अगर यूज करेंगे तो C के वैरी करने पर V वैरी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। C डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए अब क्या होगा? जब ये डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यस, इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड V के साथ रिलेटेड होता है ना, लेकिन V तो यहां पर है नहीं अप्लाइड, ठीक है, V यहां पर अप्लाइड नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखने के लिए हम यहां देखिए कौन चीज इसके पास फिक्स है। चार्ज Q जो था यहां पर है वही यहां पर भी है, एरिया जो इसका यहां था वही यहां पर भी है ना, दोनों कंडीशन में एरिया वही है, तो पर यूनिट एरिया चार्ज भी वही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं E तो σ/ε0 से निकालते हैं। ε0 हमारा कांस्टेंट रहता है, यस। तो अब सिग्मा के वैल्यू करने से ये बदलेगा, तो सिग्मा तो वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि Q वैल्यू कर ही नहीं रहा है और एरिया वैल्यू कर ही नहीं रहा है, तो फिर ये वैल्यू नहीं करेगा सिग्मा। अब ये नहीं वैल्यू करेगा तो होल वैल्यू भी वैल्यू नहीं करेगा और इसलिए E अनअफेक्टेड रहेगा, तो E पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप लिखेंगे नो इफेक्ट।
नो चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई चेंज नहीं होगा। अब आएंगे पोटेंशियल एनर्जी पे। अब पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आप जानेंगे, तो U इक्वल टू आप लिखेंगे हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई सी। ये करेंगे क्योंकि Q ही आपके पास फिक्स है और C ही आपका यहाँ पर वैरी करने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने अप्लाई नहीं किया है, इसलिए हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो C आपके पास यहाँ वैरी किया है, C क्या वैरी किया है? डिक्रीज किया है। तो अगर वो डिक्रीज किया है तो यहाँ पर डिक्रीजिंग वैल्यू की वजह से इसका होल वैल्यू क्या होगा? इंक्रीजिंग टेंडेंसी में होगा, इंक्रीजिंग टेंडेंसी में आएगा। तो इंक्रीजिंग टेंडेंसी में आने से U इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो U इंक्रीज करेगा, इसलिए आप कहिए इंक्रीजेस। इस तरह से ये पार्ट ए का आंसर कंप्लीट। अब आंसर पार्ट बी क्लियर करते हैं, ठीक है? अब इसे इरेज करें। पार्ट बी में हमसे कह रहा है कि इंफॉर्मेशन दे रहा है बैटरी कनेक्टेड है। अब बैटरी कनेक्टेड रखते हुए हम उसके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इस बार हमारे पास V कांस्टेंट रहेगा, है ना? V हमारा कांस्टेंट रहेगा। प्लेट को चाहे इतना डिस्टेंस पर रखिए या इतना डिस्टेंस पर रखिए, लेकिन जो सोर्स है उसका पोटेंशियल प्रोवाइड करने का जो कैपेसिटी है वो अनअफेक्टेड रहेगा। वो सोर्स तो वही है, इसलिए PD हमारा यहाँ पर फिक्स रह गया, कांस्टेंट। तो हमारे पास जो इस पॉइंट का आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा? ये देखने की बात है। तो पहले वो क्वांटिटी लिख लें जिस पर हमें इफेक्ट पर डिस्कस करना है। यस, ये पांचों क्वांटिटीज हैं जिस पर हमें डिस्कस करना है। चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, PD हो गया, और ई फील्ड हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है? अब बताइए, यहाँ पर तो बैटरी कनेक्ट किए हुए हैं, तो जब बैटरी कनेक्ट किए हुए हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर फिक्स हो गया तो यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं होगी PD के लिए, तो इसमें लिखेंगे नो चेंज, ठीक है? नो चेंज। अब अगर हमारे पास फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाय V का, ठीक है, और ये फिक्स है, तो अब तो C और Q आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू C। अब C इंक्रीज करेगा तो Q इंक्रीज करेगा, और C डिक्रीज करेगा तो Q डिक्रीज करेगा। C क्या कर रहा है यहाँ पर? C पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करने पर? तो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करने पे C डिक्रीज करता है ना? यही केस A में भी हमने देखा था। तो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो कैपेसिटेंस तो आप लिख दीजिए डिक्रीजेस। अगर ये डिक्रीजेस है तो चार्ज भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि आप प्रोपोर्शनल आप बता रहे हैं, तो ये भी डिक्रीज करेगा। अब आइए ई फील्ड पर। ई फील्ड का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स है, तो ई फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब ई फील्ड पर इफेक्ट पड़ने के लिए हम E को V/D कर यूज करके निकाल सकते हैं। V हमारा कांस्टेंट है, V हमारा कांस्टेंट है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? ये होता है सिग्मा। यहाँ पर क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है या फिक्स है? पहले वाले केस में, केस ए में तो वो फिक्स था, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद जितना चार्ज उस पर आया था वही चार्ज था। इस बार अब नहीं है। अब यहाँ पर Q पहले Q था, अब ये Q डैश हो गया, ठीक है? अब नहीं है, बैटरी अब कनेक्ट किए हुए हैं ना, बैटरी कनेक्ट किए हुए हैं इस बार, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं। तो V हमारा फिक्स हो गया। अब V के फिक्स करने से अगर हमारा कैपेसिटेंस वैरी करेगा तो Q भी वैरी करेगा, और कैपेसिटेंस यहाँ वैरी किया, डिक्रीज किया, तो Q भी डिक्रीज करेगा। तो Q भी डिक्रीज करेगा तो Q डिक्रीजेस लिखेंगे, लिखा डिक्रीजेस, ठीक है? अब उसके डिक्रीज करने पे पर यूनिट एरिया जो इस पर चार्ज आएगा वो भी डिक्रीज करेगा। सिग्मा का वैल्यू वही है, तो ये भी डिक्रीज करेगा। अगर ये भी डिक्रीज करेगा तो ये भी सिग्मा डैश होगा, अब सिग्मा नहीं रहेगा। यस, ठीक है। तो अब ये डिक्रीज किया, तो डिक्रीज किया तो ई डैश भी पहले से क्या होगा? पहले तो कांस्टेंट था, है ना?
केस ए में तो कांस्टेंट था, लेकिन अब इस बार कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, यस। अब पोटेंशियल एनर्जी के बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, P इक्वल टू U इक्वल टू, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, U इक्वल टू हाफ टाइम्स CV स्क्वायर, यही ना होता है। V तो आपका कांस्टेंट है, V आपका कांस्टेंट था, अब C के ऊपर ये डिपेंड कर रहेगा, C क्या है, C आपका डिक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से आपने पांचों का आंसर पा लिया, आपने पांचों का आंसर पा लिया। और आंसर किस तरह से किया गया है ये डिस्कशन आपने सुन करके इसका कॉन्सेप्ट भी पा लिया, यस। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही न्यूमेरिकल सीरीज यहाँ पर पूरा होता है।